तो फ्लाइट रूल जो होता है मेनली दो तरह का होता है मेजर। वी मतलब हो गया VFR, आई मतलब हो गया IFR। अब ये जो फ्लाइट रूल है कि VFR है कि IFR है, यानी VFR पे आपको फ्लाई करना है कि IFR पे फ्लाई करना है, ये चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं? दो चीज़ों पे करता है, विजिबिलिटी पे, दूसरा क्लाउड सीलिंग पे। ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्लाइट रूल, कौन से फ्लाइट रूल पे आप फ्लाई करोगे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? विजिबिलिटी एंड क्लाउड सीलिंग। देखो, अगर आपको VFR फ्लाई करना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है? VFR मतलब विजुअल फ्लाई, देख कर फ्लाई करना है बाहर, अपने आँखों पे, और अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो फ्लाइंग क्या कहते हैं उसको? नहीं, नहीं, फ्लाइंग आवर्स नहीं। क्या कहते हैं? क्षमता, देख हाँ, देख कर फ्लाई करने का, जजमेंट करने का कि हाँ, ये इतने दूर, जैसे हम लोग गाड़ी बाइक चलाते हैं ना, स्किल, उस पे आपको फ्लाई करना है, तो उसे हम विजुअल फ्लाइट रूल कहते हैं। मान लीजिए सामने बादल दिख रहा है तो ठीक है, बादल से बच के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाई करते हैं तो बादल देखते नहीं ना, हम वेदर रडार में देखते हैं, है कि नहीं। तो विजुअल फ्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? विजिबिलिटी 5 माइल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्लाउड का सीलिंग 3000 फीट या उससे ऊपर होना चाहिए, है ना। ये है क्या रिक्वायरमेंट किस चीज़ का? VFR फ्लाइट का। अगर विजिबिलिटी इससे कम है, 5 माइल से कम है, या फिर कोई भी एक वैल्यू कम है, क्लाउड का जो सीलिंग है वो कम है, तो हम VFR फ्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कितना विजिबिलिटी। उसके लिए क्या है, इन्होंने एक और रिक्वायरमेंट दिया है कि अगर आपका विजिबिलिटी 5 माइल से कम है लेकिन 3 माइल से ज़्यादा है ना, और जो क्लाउड का सीलिंग है या तो 1000 से 3000 के बीच में है, तो आप स्पेशल VFR फ्लाई कर सकते हो, स्पेशल VFR। अब स्पेशल VFR में क्या रिक्वायरमेंट है? 2 पायलट होना चाहिए, 2 पायलट वाला एयरक्राफ्ट होना चाहिए, और उसमें कुछ रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, है ना, उसे स्पेशल VFR फ्लाइट आप कर सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन में आता है कि विजिबिलिटी 3500 हो गया, टेक एक्शन, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? स्पेशल VFR के लिए रिक्वेस्ट करते हो। अब अगर विजिबिलिटी 3 माइल से भी कम है तो अब आप स्पेशल VFR भी नहीं जा सकते, आपको इंस्ट्रूमेंट फ्लाई करना पड़ेगा, यानी इंस्ट्रूमेंट को देख कर फ्लाई करना पड़ेगा, IFR फ्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब IFR फ्लाई करने के लिए आपके जहाज़ में हर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे VOR, ILS वगैरह वगैरह, है ना, ये सारा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, अब आपको क्वेश्चन में कैसा मिलेगा, अगर VFR, आपका फ्लाइट रूल VFR है तो आपको V लिखा हुआ मिलेगा, अगर IFR है तो I लिखा मिलेगा, इस तरीके से FRV, यानी फ्लाइट रूल VFR, FRI मतलब फ्लाइट रूल IFR, इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे हैं। तो अभी पॉइंट यहाँ पे क्या है, जरा समझते हैं। आइए, कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मान लीजिए हिमांशु, आपने अभी जैसे उड़ीसा में हमारे गांव के बगल में एक एयरपोर्ट निकल खुला हुआ है, वासुदेवपुर करके एक जगह है, हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर। वहाँ पे एक एयरपोर्ट नहीं है, एक जस्ट एयर स्ट्रिप है। किसका है वो एयर स्ट्रिप? अदानी का एयर स्ट्रिप है। अभी रिसेंटली वहाँ पे बना है, हो गए 1 महीने के आसपास, 1 डेढ़ महीने के आसपास हुआ है। वहाँ पे सिर्फ अदानी, हाँ, अदानी का एयरक्राफ्ट जो है लैंडिंग के लिए आता है। तो अब उस एयरपोर्ट पे ना ILS है, ना आपका VOR है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब वो अदानी का जो एयरक्राफ्ट है वो अहमदाबाद से आता है, कहाँ? वासुदेवपुर। तो अहमदाबाद से वो लोग कैसे आएंगे? IFR आएंगे, और जैसे ही भुवनेश्वर का एयर स्पेस क्रॉस करके वासुदेवपुर के एयर स्पेस में एंटर करेंगे तो वो VFR में चेंज करेंगे, यानी कि इनिशियली वो IFR में आ रहे हैं, बाद में चेंज कर रहे हैं किस में? VFR में। तो उस तरह के फ्लाइट रूल को यंकी फ्लाइट रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंकी फ्लाइट रूल Y, है ना। पहले हम IFR में फ्लाई करेंगे, फिर चेंज करेंगे VFR में, तो उसे फ्लाइट रूल Y, यंकी कहा जाएगा। उसी तरीके से
अगर आप मान लीजिए वीएफआर में अब वापस वासुदेवपुर से अहमदाबाद जब जाएंगे वो, तो पहले क्या फ्लाई करेंगे? वीएफआर फ्लाई करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे आईएफआर में, तो उसे कहा जाता है जूलू फ्लाइट रूल। क्या कहा जाता है सोनलाल जी? जूलू फ्लाइट रूल। तो ये कहाँ पे लिखा होगा? आपके फ्लाइट प्लान में लिखा होगा कि यंकी फ्लाइट रूल फॉलो करना है कि जूलू फ्लाइट रूल। क्लियर है इतना? ये तो था कुल मिला के फ्लाइट रूल के बारे में। फ्लाइट रूल कौन सी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? विजिबिलिटी एंड क्लाउड सीलिंग। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ फ्लाइट। टाइप ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, जनरल एविएशन, मिलिट्री, है ना, एरोबैटिक एयरक्राफ्ट, ये सारे टाइप ऑफ फ्लाइट्स हैं। अब शेड्यूल क्या है? जो शेड्यूल मतलब जो फिक्स टाइम पे पॉइंट ए से बी ट्रैवल करते हैं उसे शेड्यूल कहते हैं। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, ये सारे के सारे। नॉन शेड्यूल क्या है? जो जो ऑपरेटर्स हैं, चार्टर्ड वगैरह। जनरल एविएशन क्या है? जिनका पहला मतलब जिनका पर्सनल एयरक्राफ्ट है वो जनरल एविएशन में आते हैं। मिलिट्री वाले तो समझ में आ रहा है। एरोबैटिक या फिर कोई और एग्रीकल्चर वाले एयरक्राफ्ट जो है वो एक्स कैटेगरी में आते हैं। राइट हिमांशु जी, सुन। चलिए, तो इस तरीके से टाइप ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट रूल आपका डिवाइड हुआ। अब आते हैं फ्लाइट प्लान में। फ्लाइट प्लान क्या है? जैसे हम कुछ भी करते हैं घर में, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं बाहर, तो हम क्या करते हैं? घर वालों को बता के जाते हैं ना कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, या यहाँ पे ये मेरा प्लान है। पहले हम मुनार जाएंगे घूमने के लिए, मुनार से फिर हम ऊटी जाएंगे। ये सब प्लान आप घर वालों को बता के जाते हो ना, किस लिए? अवेयरनेस प्लस सेफ्टी रीजंस की वजह से। अब उसी तरीके से जब एक एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी फ्लाई करके जा रहा है, तो उसको फ्लाइट प्लान बताना पड़ता है। किसको बताना पड़ता है? याद कीजिए, हमने डे 1 में जब पढ़ा था FIS, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने कहा था ना कि उसका काम फ्लाइट प्लानिंग देखना होता है, वेदर के बारे में बताना होता है। तो उसी हमको क्या करना है, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं तो हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन, कौन सा? ये वाला, ये सारे इन्फॉर्मेशन किसको बताना है? FIS ऑफिस में बताना है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिस में, है कि नहीं? अब जैसे अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट है, मिनिमम 60 मिनट से पहले बताना है, या फिर इंटरनेशनल है तो उसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है। राइट सोनलाल जी, हिमांशु? तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, एक बार पढ़ेंगे इसको सोनलाल जी? क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है फ्लाइट प्लान में? aircraft identification, flight हम्म, rule and type of flight, हम्म, number and type of aircraft, wake category, वो एक कैटेगरी। departure and route, हाँ, EOBT। EOBT मतलब ऑफ ब्लॉक, estimated ऑफ off ब्लॉक block time, यानी कब चोक्स ऑफ होगा, कब निकलेंगे आप वहाँ से। और क्रूज लेवल, cruising speed, क्रूजिंग स्पीड, हाँ। cruising level, route to be followed, destination aerodrome and estimated elapsed time, alternate aerodrome, fueling level, total number of person on board, टोटल नंबर ऑफ including dead पर्सन। body, emergency and survival equipment, other information. अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे क्या होता है कि आप कोई डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, गन वगैरह लेके जा रहे हैं, कोई डेंजरस गुड्स लेके जा रहे हैं, तो वो सब आपको बताना पड़ता है। ये सब आपको कहाँ बताना पड़ता है? FIS ऑफिस में। जब आप FIS ऑफिस में उनको बताएंगे और आपका फ्लाइट प्लान अप्रूव हो जाएगा, तो वो लोग क्या देंगे आपको? FIC नंबर देंगे, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर। ये कौन देगा आपको? FIS ऑफिस, FIS ऑफिस वाले। ये 4 लेटर का नंबर होता है, जैसे 4217, इस तरीके से कोई 4 लेटर का नंबर होगा। वो नंबर एक रेफरेंस है जो इंडिकेट करता है कि आपका प्लान अप्रूव्ड है। राइट हिमांशु, सोनलाल जी? अब ये नंबर लेके आपको क्या करना है? सिर्फ इसी FIS नंबर से आप फ्लाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से ज़मीन में पुलिस वाले हमको सुरक्षा देते हैं, उसी तरीके से हवा में एयरफोर्स वाले जो है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन एयर स्पेस को गार्ड करते हैं, है ना? तो उनका क्या काम है? एयर स्पेस को गार्ड करना। जो भी फ्लाइट ऑपरेट हो रहे हैं वो उनके इसमें होने चाहिए,
उनके डेटाबेस में होना चाहिए कि हाँ ये फ्लाइट है, ये ऑपरेट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडीसी नंबर लेना पड़ेगा, एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर। जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ से भी आप डिपार्ट करना चाहते हैं, वहाँ का जो नियरेस्ट एयरफोर्स का बेस है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, आई थिंक एटीएस यूनिट करके एयरफोर्स का। वहाँ पे जाके आपको उस यूनिट पे आपको अपना फ्लाइट प्लान, ये जो एफआईसी नंबर है ये देना है, एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन पायलट उड़ा रहा है वो सारा डिटेल देना है ना। देने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको एक एडीसी नंबर देंगे, एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर। तो ये दोनों नंबर आपके पास होने चाहिए डिपार्चर से पहले, है कि नहीं। तो एडीसी नंबर, एफआईसी नंबर हमको कौन देता है, एटीएस यूनिट, एफआईएस वाले, और एंड एडीसी नंबर हमको एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर, यानी डिफेंस वाले, एयरफोर्स वाले हमको ये नंबर देते हैं। अब एडीसी नंबर को ही अथॉरिटी नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, अथॉरिटी नंबर। अब ये दो नंबर अगर हमारे पास है तो हम अलाउड हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी को फ्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए सुबह ले लिया एडीसी नंबर, एफआईसी नंबर, और आप अपने मन से शाम को निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एडीसी नंबर एंड एफआईसी नंबर का एक वैलिडिटी होता है, और डिले अगर हुआ तो आपको फिर से लेना पड़ेगा एडीसी नंबर, एफआईसी नंबर, है ना। तो ये डिले किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और यह वैलिडिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके ईओबीटी पे। किस पे चंद्रलाल जी, ईओबीटी के। अब ये कैसे डिपेंड करता है, देखो, नॉन शेड्यूल के लिए जो वैलिडिटी है वो 3 घंटे की है, नॉन शेड्यूल के लिए, सिंपल, ठीक है। मान लीजिए आपने ईओबीटी 10 बजे दिया, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर 11, 12, 1 बजे के अंदर तक डिपार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी वैलिडिटी 3 आर। लेकिन वहीं पर अगर शेड्यूल ऑपरेटर का केस आता है, किसका, शेड्यूल ऑपरेटर का, उसमें 2 अलग अलग वैलिडिटी है। क्या है, अगर आप कंट्रोल्ड फ्लाइट है तो आपके एडीसी एफआईसी नंबर की वैलिडिटी 30 मिनट है। अगर आप अनकंट्रोल्ड फ्लाइट है तो उसकी वैलिडिटी 1 आवर है। कंट्रोल्ड में क्या है, अनकंट्रोल्ड फ्लाइट मतलब वो एयरक्राफ्ट जो जा रहा है किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे एटीसी की सुविधा नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस नहीं है, तो उन फ्लाइट्स को अनकंट्रोल्ड फ्लाइट कहते हैं। यानी अगर आप अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में फ्लाई करने जा रहे हैं तो आप एक कौन से फ्लाइट होंगे, अनकंट्रोल्ड फ्लाइट होंगे। अब मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे फ्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं, तो आप एक कंट्रोल्ड फ्लाइट है। तो अगर मान लीजिए आपने ईओबीटी लिखा है, 10 बजे का ईओबीटी लिखा हुआ है, और आप क्या है, कंट्रोल्ड फ्लाइट है, तो आपको 10:30 के अंदर उस एयरपोर्ट से निकल जाना है। अगर डिले हुआ तो आपका एफआईसी एडीसी एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड सोनलाल जी, हिमांशु, आपने कई बार देखा होगा ये डिले हो जाता है तो फिर से वो लोग एफआईसी एडीसी के लिए वेट करते हैं। ऑब्जर्व किया है कभी हिमांशु? नहीं, गालियां ही पड़ते हैं इंजीनियर को तो चलिए, 50 मेल आती है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अगर हमारा इंजीनियरिंग डिले होता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर ऑपरेशंस डिले होता है तो वो तो फिर हमारा उसमें क्या करना है ना। सुना है कुछ वेट करते हैं किसी चीज के लिए, हाँ, एफआईसी एडीसी के लिए ही वेट करते हैं लोग। सर ये तुरंत मिलता है कि कुछ टाइम लगता है इसका? तुरंत, शेड्यूल एयरलाइन के लिए तुरंत होता है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। इशू है नॉन शेड्यूल के लिए थोड़ा सा इशू रहता है। अब अगर आप अनकंट्रोल्ड फ्लाइट है, अनकंट्रोल्ड मतलब ऐसे एयर स्पेस में फ्लाई करने जा रहे हैं जहाँ पे एटीसी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे जो वैलिडिटी है 1 घंटे की होती है। देखो, अनकं शेड्यूल के केस में ना इन लोगों ने क्या किया है, एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इसके लिए, एफआईसी एडीसी नंबर लेने के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। ये आपका जो डिस्पैच होते हैं ना, फ्लाइट डिस्पैचर, ये लोग यही काम करते हैं। ये लोग क्या, अभी नॉन शेड्यूल में क्या है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। शेड्यूल के केस में, किसमें, शेड्यूल के केस में ये सारा इंफॉर्मेशन सेम रहेगा। फर्क क्या आएगा, कभी कभी एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन बदल जाएगा,
मैं वही पूछने वाला था आपसे। रजिस्ट्रेशन बदल जाएगा। और क्या बदल जाएगा? पर्सन ऑन बोर्ड, पर्सन ऑन बोर्ड, POB। हाँ सर, कहाँ अरे गया? कई बार लास्ट मोमेंट पे भी कोई पैसेंजर बाहर निकल जाता है, हाँ उसको नहीं ट्रेवल करना, तो हाँ, टाइम पे भी फिर से नया इशू करवाते हैं क्या वो? वो उसमें अपडेट कर देते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर है ना, उसमें अपडेट कर देते हैं, अच्छा, है ना। वो नंबर सेम थोड़ा रहेगा, नंबर भी तो नया मिलेगा ना फिर उनको। नहीं, नंबर वो तो बिफोर डिपार्चर मिल जाता है जस्ट, है ना। ओके, और क्या है? सर्वाइवल इक्विपमेंट भी सेम रहेगा, है कि नहीं? लेवल भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये रजिस्ट्रेशन बदल जाएगा। कभी कभी, कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन भी सेम रहता है, पर्सन ऑन बोर्ड बदलेगा। जैसे एक फ्लाइट है जो रोज दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो वो रोज उसी रूट में, उसी लेवल में, उसी स्पीड में वही करता है, एकदम रिपीटेड होता है, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन नॉन शेड्यूल केस में चीजें सारी बदल जाती हैं, राइट। ओके, तो ये FIC ADC नंबर लेने के बाद, जैसे यहाँ पे डिले ऑन फ्लाइट प्लान लिखा है ना, जैसे मैंने अभी जो कहा कि अनकंट्रोल्ड फ्लाइट के लिए 1 घंटा, कंट्रोल फ्लाइट के लिए 30 मिनट। ये 3 लाइन एक बार पढ़िएगा, एक बार हिमांशु, क्या लिखा है 3 लाइन? In the event of a delay of 30 minutes is exceeded by estimated off-block time (EOBT) for a controlled flight, or a delay of 1 hour for an uncontrolled flight, हाँ, तो ये for जो which a flight plan has been submitted. रीसबमिट करना है दोबारा से। आगे बढ़े। ओके, मेटार क्या होता है? ये हमने पहले पढ़ा था, रूटीन वेदर, याद आ रहा है आपको? डे 2 में वेदर, जब हम वॉलमैट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना आपको कि मेटार होता है, Wallmat टैफ, होता है, हाँ सर। स्पेसी, सिग्मेट, ये सब क्या है? रूटीन वेदर है। रूटीन वेदर मतलब सुबह से लेकर शाम तक का। अभी जो जो भी वेदर इंफॉर्मेशन है ना, वो कोडेड फॉर्मेट में आता है, पायलट को कोडेड फॉर्मेट में इस तरीके से मिलता है। देखो ये क्या लिखा है, लिखा है मेटार VOTV। तो ये कहाँ का वेदर इंफॉर्मेशन है? रूटीन वेदर त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम का। कब इशू हुआ है? 20 तारीख को इशू हुआ है। ये डेट है, पहला वाला ये आपका डेट है, और ये टाइम है, ये जो है अच्छा, हाँ 0630। टाइम है, यानी ये 20 तारीख को इशू हुआ है। सिर्फ डेट आएगा, मंथ वंथ कुछ नहीं आएगा। इस कब इशू हुआ है? 20 तारीख को इशू हुआ है, 6:30 में। जूलू का क्या मतलब है? UTC इंडिकेट करता है ना। टाइम। हाँ, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है विंड का जो डायरेक्शन है 250 डिग्री है। ये क्या बोला? ये विंड डायरेक्शन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? विंड स्पीड, विंड स्पीड। ये क्या है? विजिबिलिटी है, कितना दूर तक आप देख पा रहे हैं। तो ये 6000 का क्या मतलब है हिमांशु, सोनलाल जी? 6000 तब ISBS मीटर, 6000 मीटर। और ये लिखा है स्कैटर्ड 15 का क्या मतलब है? ये भी मैंने डेट 2 में बताया था। स्कैटर्ड 15 यानी बादल जो है कितना, 3 से 4 बादल हैं। कहाँ पे? 3 से 4 नहीं, 3 से 5, 3 to 5, है ना। कहाँ पे? 1500 फीट पे। ये डे 2 में हमने डेटिस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। स्कैटर्ड, फ्यू मतलब 1 से 2 बादल है। कहाँ पे? 2500 फीट पे। TCU का मतलब होता है टावरिंग क्यूमुलस, ये क्लाउड है, एक तरह का क्लाउड है। 32 इज योर टेम्परेचर, 24 इज योर ड्यू पॉइंट, है ना। और क्या है? QNH 1012, हाँ, नो सिग्निफिकेंट चेंज, यानी वेदर में कोई बदलाव नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से कोडेड फॉर्मेट में मिलता है। आपको ये फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे वो पूछता है कि मेटार क्या है, तो आपको बताना है कि रूटीन वेदर है, रूटीन वेदर रिपोर्ट है, जो हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? AMO, सॉरी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ये भी मैंने बताया था कि IMD ये देता है। पहले हम वॉलमैट से लेते थे, फिर बाद में अभी करंटली IMD।
अगर आप IMD का वेबसाइट खोलेंगे ना, उसमें एक आएगा एविएशन सर्विस करके, वहां से मिलेगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्या है? अब जिस तरीके से ये मेटार है ना, उसी तरीके से कई सारे और चीजें हैं। टैफ, ये भी कोडेड फॉर्मेट में आता है? कहाँ शुरू होता है? उसके ICAO कोड से, टैफ VECC, ये कोलकाता का है। टैफ में चीजें और ज्यादा इलेबोरेटली, कब से कब तक, किधर से हवा बहेगा, कितना देर तक बहेगा, थोड़ा सा इलेबोरेटली इंफॉर्मेशन होता है ना? ये आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप अपने गूगल में ना जाके, गूगल क्रोम में मेटार टैफ लिखेंगे ना, मेटार टैफ, तो आपको आ जाएगा। खाली आपको क्या करना है, VOR कोड डालना है ना, मिल जाएगा आपको उस एयरपोर्ट का, किसी भी एयरपोर्ट का इंडिया में, वो आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है इतना सोनलाल जी, हिमांशु? नेक्स्ट हम चलते हैं लो विजिबिलिटी ऑपरेशन की तरफ। लो विजिबिलिटी ऑपरेशन। अब ये लो विजिबिलिटी ऑपरेशन क्या है? सिंपल है, जब विजिबिलिटी कम है तब ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब वो काट के ऑपरेशन नहीं, हर्निया का या फिर किसी और चीज का। ये 21:18 पे ये काट करना पड़ेगा हमको, है ना? लो विजिबिलिटी ऑपरेशन क्या होता है कि जब आपका विजिबिलिटी कम हो तो आप कैसे ऑपरेट करते हैं? दो चीजें हैं, लो विजिबिलिटी ऑपरेशन यानी टेक ऑफ के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे। तो लो विजिबिलिटी टेक ऑफ के टाइम पे उसे हम कहते हैं LVTO, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। ओके, एक सेकेंड। लो विजिबिलिटी टेक ऑफ का क्या मतलब है कि जब विजिबिलिटी कम है तो टेक ऑफ का क्या प्रोसीजर है? सिंपल चीज है, देखो, DGC ने क्या किया है, एक प्रोविजन दिया है LVTO, किसको? शेड्यूल ऑपरेटर को, ओनली शेड्यूल ऑपरेटर को, कि अगर विजिबिलिटी मिनिमम 125 मीटर है तो शेड्यूल ऑपरेटर टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन नॉन शेड्यूल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 500 मीटर। नॉन शेड्यूल के लिए कितना है मिनिमम रिक्वायरमेंट? 500। शेड्यूल के लिए कितना है? 125। ये कहाँ पे लिखा होगा? आपके जहाज में जो AOP होता है ना, AOP में एक आता है एक चीज, ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस, उसमें लिखा होगा। जो ऑन बोर्ड 12 ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट है ना हिमांशु, सोनलाल जी, 12 ऑन बोर्ड, उसमें आप चेक करिएगा, उसमें लिखा होगा, ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा LVTO 125 मीटर। हिमांशु, आपका शेड्यूल एयरलाइन है तो 125 मिनट 100 मीटर लिखा होगा। नॉन शेड्यूल का 500 मीटर लिखा होगा, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका अप्रूवल कितना है। राइट हिमांशु, सोनल जी, एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा कि कितना दिखा रहा है ना? अब जाएंगे ना इस बार, सोनल जी, एक बार देख के मुझे बताइएगा। हाँ, ये वन टाइम है, वन टाइम है ना? चलिए आगे बढ़े। ये तो हो गया लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। अब नेक्स्ट आएगा लो विजिबिलिटी लैंडिंग। राइट, अब ये लो विजिबिलिटी लैंडिंग क्या होता है, ये जरा हम समझेंगे। लो विजिबिलिटी लैंडिंग मतलब जहां विजिबिलिटी कम है तो वहां पे लैंड कैसे करना है। तो कैसे करेंगे हम? किसी की मदद से करेंगे, ऐसा तो नहीं कि ILS की मदद से हम करेंगे। लेकिन देखो, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ में कोई इंस्ट्रूमेंट का जिक्र नहीं किया इन्होंने, सिर्फ शेड्यूल ऑपरेटर होना चाहिए, है ना? लो विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का? ILS। फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब सिस्टम है तो क्या क्या होगा उसके अंदर, सोनलाल जी? ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट, एकदम सादा। उद्देश्य, विचारधारा, एंड कंपोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, अस्त्र शस्त्र, है कि नहीं? तो अभी ILS, एक तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको पॉइंट आपके पास रखना चाहता हूँ। एक होता है फ्लाई फ्रॉम कमांड, एक और होता है फ्लाई टू कमांड। हाँ, ये आपको बताना है कि ILS कौन सा कमांड देता है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे अभी बताने से पहले आप लोगों को आईएलएस के बारे में पता नहीं होगा, जरूर पता होगा, लेकिन जो पता है उसको अभी सोचना मत, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना, जो आपको पता है आईएलएस के बारे में उसको एकदम एक डब्बे में बंद करके दिमाग के किसी कोने में रख देना, उसके बारे में सोचना मत। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही सुनना है आपको, हिमांशु सोनलाल जी। तो आईएलएस का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, हमने समझा। सिस्टम है तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, और क्या होगा, कंपोनेंट भी होगा। चलिए, क्या ऑब्जेक्टिव है आईएलएस का, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये गाइड करता है कॉकपिट क्रू को लो विजिबिलिटी कंडीशन में लैंड करने के लिए। क्या करता है, गाइड करता है। जैसे हम लोग जब मैप में जाते हैं ना, बोलता है कीप राइट, यानी दाएं में रहें, है ना, 300 मीटर के बाद दाएं मुड़ लें। ये क्या कह रहा है, क्या करना है वो बता रहा है ना, क्या करना है वो बता रहा है। उसी तरीके से आईएलएस भी क्या करता है, हमें बताता है कि करना क्या है, जाना किधर है ना। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ये क्या करता है, ये कॉकपिट क्रू को गाइड कर रहा है लैंड करने के लिए लो विजिबिलिटी कंडीशन में, ये इसका मकसद है। अब आईएलएस में क्या है, अब आप रनवे के सेंटर लाइन में लैंडिंग के लिए आएंगे, है कि नहीं, और रनवे में प्रॉपर ग्लाइड पाथ में लैंडिंग के लिए आएंगे। ये हमको कैसे गाइड करता है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। इसे हम कहते हैं कॉमनली कोर्स डेविएशन इंडिकेटर, सीडीआई में दिखता है, या फिर आज के टाइम पे आपको पीएफडी में भी दिख जाएगा, पीएफडी में दिख जाएगा। ओके। अभी जो बार्स हैं आईएलएस इंडिकेटर्स हैं इस तरीके से, है ना। चलिए, अब ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये स्केल है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल स्केल दिख रहा है, ये रनवे के सेंटर लाइन को रेफरेंस को बता रहा है, और जो वर्टिकल व्हाइट कलर का स्केल दिख रहा है, ये आपके ग्लाइड पाथ को बता रहा है। किसके रेफरेंस में, ये ग्रीन लाइन ऊपर नीचे होकर बताता है कि आप रनवे से कितना ऊपर या नीचे हैं, ग्लाइड पाथ से कितना ऊपर या नीचे है। और जो वर्टिकल लाइन है, ये दाएं बाएं होकर बताता है कि आप रनवे के सेंटर लाइन से कितने दाएं या बाएं हैं। गेटिंग माय पॉइंट सोनलाल जी, हिमांशु। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि ये गाइड करता है कॉकपिट क्रू को लैंड करने के लिए लो विजिबिलिटी कंडीशन में। प्रिंसिपल क्या है, ये काम करता है डीडीएम, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल पे, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ। हाँ, अब ये डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ये एकदम सिंपल सा समझते आइए। ओके, एक कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है सोनलाल जी, है ना, ये कॉइल है। अब ये कॉइल में अगर मैं इधर से एसी सप्लाई दे रहा हूं और करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा। अगर करंट का डायरेक्शन एक है तो फोर्स का डायरेक्शन उसके राइट एंगल लगता है, करेक्ट। तो अगर करंट इसका डायरेक्शन से जा रहा है तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। गॉट इट हिमांशु। अभी मैं क्या करूंगा, एक मैंने क्या किया, एक आयरन रॉड इस कोर के अंदर रख दिया। किसके अंदर, आयरन रॉड इस कॉइल के बीच में रख दिया, और मैंने क्या किया, 5 वोल्ट एसी दिया। तो क्या होगा, ये आयरन रॉड मूव करेगा, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, किधर मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। चलिए, मैंने क्या किया, एक कॉइल और लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। सेम कॉइल है, कॉइल में कोई बदलाव नहीं, नंबर ऑफ टर्न सेम, सब कुछ सेम। यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट एसी दिया, यहाँ पे भी 5 वोल्ट एसी दिया। अब करंट का फ्लो डायरेक्शन ऑपोजिट रखा तो फोर्स लगेगा ऑपोजिट, और बीच में क्या रखा मैंने, बीच में रख दिया मैंने आयरन कोर, दोनों में सेम वोल्टेज है। अब मुझे बताइए, कोर कहीं, आयरन कोर कहीं मूव करेगा, अलाइन रखेगा। अगर मैंने क्या किया, एक तरफ 5 वोल्ट को कम करके मैंने 4 वोल्ट कर दिया, अब क्या होगा बताइए, कौन से कॉइल, क्योंकि 5 वोल्ट वाला जो कॉइल है, कॉइल ए मान लेते हैं इसको, कॉइल बी, इसका कॉइल ए का वोल्टेज लीड करने लगेगा, है ना।
कॉइल बी का वोल्टेज लैग करने लगेगा। इसी को कहते हैं डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, DDM। इसको ध्यान में रखना है ना। चलिए, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब आते हैं कंपोनेंट पे। क्या कंपोनेंट आईएलएस के? आईएलएस के कुल मिला के 3 कंपोनेंट है ना। क्या क्या है? लोकलाइजर, ग्लाइड स्लोप, मार्कर। हर कंपोनेंट का अपना काम है। लोकलाइजर क्या करता है? ओके, काम से पहले उसके एंटेनास पे चलते हैं। ये देखिए, ये है ग्लाइड स्लोप का एंटेना, रेडोम पे लगा है, और ये लोकलाइजर का एंटेना कहाँ लगा है? वो भी रेडोम पे लगा है। ये दिखता कैसे है? जैसे टावल रखते हैं ना हम लोग वॉशरूम में, वैसा ये लोकलाइजर वाला एंटेना है ना, लटकने वाला एंटेना लोकलाइजर। छोटा एंटेना ग्लाइड स्लोप का एंटेना है। अब होता क्या है, अब मार्कर बीकन का एंटेना कहाँ लगा है? इस तरीके से छोटा सा डंडी निकला होगा नीचे, ठीक है। चलिए, ओके, ज़्यादा मैं अब आगे बढ़ते हैं। मार्कर बीकन का जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 75 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 75 मेगाहर्ट्ज जो है मार्कर बीकन का वर्किंग फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से ग्लाइड स्लोप का वर्किंग फ्रीक्वेंसी अलग है, लोकलाइजर का वर्किंग फ्रीक्वेंसी अलग है। हर कंपोनेंट का अपना अपना काम है। हमने 3 कंपोनेंट अभी देखना है। क्या? लोकलाइजर एक कंपोनेंट है आईएलएस का, मार्कर बीकन है, एंड ग्लाइड स्लोप है। हर कंपोनेंट का अपना अपना काम है। जब ये काम एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? आईएलएस बनता है, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे हम इंस्ट्रूमेंट पे। जहाज में इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इसे कहते हैं कोर्स डेविएशन इंडिकेटर। ये जहाज के कॉकपिट में लगा होता है। चलिए, अभी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में आपको पीएफडी में मिलेगा इस तरीके से। आपको ये आपका, ये जो देख रहे हैं ना, ये बॉक्स यहाँ पे इस जगह पे, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये आपका ग्लाइड स्लोप का ऊपर नीचे ये इंडिकेशन है ना। ये आपका इससे ही पता चलेगा। इसको आप प्लस हो जाएगा, ये जब आप एग्जैक्टली रनवे के सेंटर लाइन में होंगे और करेक्ट ग्लाइड पाथ में हो, ये आपका प्लस हो जाएगा, है ना। इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह का इंडिकेशन आपके कॉकपिट में मिलता है। चलिए, अब चलते हैं जो कंपोनेंट है ज़मीन पे वो कैसा है वो देखते हैं। लोकलाइजर का जो एंटेना है वो रनवे के आखिर में होता है। गॉट इट सोनलाल जी, हिमांशु, है ना। अब मार्क इसका क्या कहते हैं, ग्लाइड स्लोप का एंटेना यहाँ लगा होता है टच डाउन पॉइंट के बगल में, और मार्कर बीकन का एंटेना रनवे से कुछ कुछ डिस्टेंस पे होता है। कुल मिला के 3 मार्कर बीकन है। मार्कर बीकन का क्या काम है? ये डिस्टेंस बताता है, एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस फ्रॉम रनवे। ये जो मार्कर बीकन है ये रनवे से अलग अलग दूरी पे लगे हुए हैं। जैसे इनर मार्कर है, ये लगभग 1500 मीटर के आसपास की दूरी पे लगा होगा, ठीक है। कितना मीटर के? 1500 मीटर के। मिडिल मार्कर जो लगा होगा लगभग 4 से 6 किलोमीटर के आसपास लगा होगा। आउटर मार्कर 8 से 11 किलोमीटर के आसपास लगा होगा। ये डिस्टेंस कैसे बताता है? जब आप इस मार्कर के ऊपर पहुंचेंगे ना तो कॉकपिट में साउंड आएगा, डॉट डैश अल्टरनेटिव टो टे टो टे टो, इस तरीके से। समझ रहे सोनलाल जी, हिमांशु? तो आपको समझ जाना है, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, खाली आपको पीएफडी में लिखा क्या आएगा? ओएम, इस तरीके, आउटर मार्कर। कौन से कलर में? ब्लू कलर में लिख के आएगा। आप साउंड से समझ जाएंगे कि हाँ मैं रनवे से 8-9 किलोमीटर के आसपास हूँ। फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे, येलो कलर में आपको पीएफडी में लिखा आएगा एमएम, है ना। और कॉकपिट में साउंड आएगा अल्टरनेटिव डॉट डैश। मिडिल मार्कर के लिए डॉट डैश इस तरीके से। आउटर मार्कर के लिए खाली डैश डैश डैश, लंबा डैश। ये मैं थोड़ा उल्टा बता दिया था, है ना। तो जैसे आप आउटर मार्कर पे पहुंचेंगे ना, आपको साउंड आएगा डैश डैश टॉ टॉ टॉ, इस तरीके से। और कौन से कलर में लिख के आएगा? ब्लू कलर में। जैसे आप मिडिल मार्कर पे पहुंचेंगे आपको साउंड आएगा टू टॉ इस तरीके से, और एम्बर कलर में लिख के आएगा, है ना। फिर इनर मार्कर में जाते ही टू 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 टू, और किस कलर में? व्हाइट कलर में आईएम लिख के आएगा। ये
ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों बनाया गया है ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, ILS किस तरह का लैंडिंग एड है, 2D लैंडिंग एड है। गुड मॉर्निंग शिवा सर। Good morning, sir. Good एक morning. सर 10-15 मिनट्स यू कैन ऑल्सो हियर दिस। Yeah, I can also continue. I will just watch. ओके, तो क्या है ये जो ये मार्कर बीकन है, इसका काम क्या है, डिस्टेंस बताना। किस तरह का डिस्टेंस सोनलाल जी, डिस्क्रीट डिस्टेंस। देखो डिस्क्रीट क्या होता है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, है ना, ऑन ऑफ, सिंपल चीज है। तो ये जो मार्कर बीकन्स है ये आपको डिस्क्रीट डिस्टेंस बता रहा है। जैसे आपको आप आउटर मार्कर के ऊपर पहुंचे, आपको कॉकपिट में साउंड आता है टॉ 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 टॉ, फिर बंद हो जाएगा। मतलब आप समझ जाना कि रेफरेंस ले रहे हैं ना कि 8 से 11 किलोमीटर के आसपास हम हैं रनवे से। फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टू टू टॉ टू टॉ टू टॉ टू, और ये एम्बर कलर में लिख के आएगा, तो समझ जाना है कि 400। ये जो साउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, साउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगर आप लैंडिंग के लिए जाते हो ना, आपका प्राइमरी फोकस जो होता है ना आप पायलट का, वो कहाँ कहाँ होता है, वो होता है आपके ILS के इंडिकेटर पे, कि क्या मैं रनवे के सही लाइन सेंटर लाइन में हूँ, क्या मैं करेक्ट ग्लाइड पाथ पे हूँ। उसके साथ आपका हाथ हमेशा थ्रस्ट लीवर पे होता है, एक हाथ, दूसरा हाथ कहाँ पे होता है, कंट्रोल स्टिक पे होता है ना। कई सारे चीज़ों का तालमेल आपको रखना पड़ता है। जब आपका आँख जो एक सेंस है, उसका फोकस जब आपके PFD में होता है, क्योंकि रनवे के सेंटर लाइन को लाइन करना है, ग्लाइड पाथ को मैच करते हुए जाना है, उसी समय आप डिस्टेंस पे ध्यान नहीं दे सकते, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। जो डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है वो आपके कानों से जाता है आपके ब्रेन तक, समझे आप। उसी तरीके से जैसे आप और पास आते हो, 500 फीट पे आते हो ना, तो रेडियो अल्टीमीटर कॉल आउट आने लगता है, कहाँ से, GPWS से, कि 500, 400, 300। ये क्यों आता है, वो आपका जमीन से आप कितना ऊंचा ऊपर हो वो भी आपके कान से जाता है आपके ब्रेन पे। यानी हमारे अलग अलग सेंस है ना कॉकपिट में, देखना ही एक सेंस नहीं है ना, सुन के भी तो हम पता कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो मतलब पायलट के ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन जा रहा है डिस्टेंस का, एल्टीट्यूड का, वो कान से जा रहा है, समझे आप। तो ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये चीज़ें एक सेफ लैंडिंग पे। जब आप सारी ही चीज़ें आपको आंखों से मैनेज करना पड़े, तो आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होने लगता है, मीनवाइल आपका फोकस कम हो जाता है। गॉट इट। तो ये डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन कौन देता है हमको, मार्कर बीकन। अब ये जो है मैंने क्या कहा, ये डिस्क्रीट डिस्टेंस देता है, लीनियर डिस्टेंस नहीं देता है। यानी अगर आप इस पोजीशन पे हैं, आपको नहीं पता है कि आपका डिस्टेंस क्या है ना, रनवे से कितने डिस्टेंस पे, ये आपका जजमेंट होगा खाली। गॉट इट हिमांशु। तो पहला कंपोनेंट आपको क्लियर है, मार्कर बीकन, है ना। अब ये जो एंटेनाज है ये कहाँ पे लगे होंगे, एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है एंटेना का, वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट में मिलेगा, AIP में मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन है, लोकलाइजर। इसका क्या काम है, ये आपको एजिमथ गाइडेंस देता है, यानी रनवे के सेंटर लाइन से कितना लेफ्ट या राइट है। क्या वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, 108 से लेके 112 ऑड फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आप आपको अगर याद हो डे 1 में मैंने वो VOR का फ्रीक्वेंसी के सामने ऑड इवन बनाया था, और मैंने कहा था कि इसका रिलेशन ILS से है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको, तो VOR का जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो 108 से लेके 112 तक का जो होगा इवन फ्रीक्वेंसी होता है, और 112 से लेके 118 तक पूरा ऑल इवन और सब। तो इसी का जो है इसके बीच में और जो ले लिया है ILS ने ले लिया है, समझा। चलिए अभी जो एजिमथ गाइडेंस है यानी हॉरिजॉन्टल गाइडेंस, ILS कैसे देगा, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से देता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये जरा समझते हैं। ये जो निडल है दाएं बाएं होके बताता है कि आप
रनवे से क्या पोजीशन, किधर जाना है आपको। अब ये होता कैसे है, लोकलाइजर का एंटेना कहाँ लगा है जमीन में, रनवे के दोनों साइड पे। दोनों साइड में। ये लाल लाल कलर का आपने कई बार देखा होगा, डंडी जैसा बना है जिसमें, रनवे है ना, जिसमें अब अगर हमारे घर वालों को छोड़ दो कपड़े सुखा देंगे उसमें वो लोग, है कि नहीं, वैसा बना हुआ है। तो अभी क्या है, अब ये कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या कहा था मैंने, DDM, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। क्या फ्रीक्वेंसी है, ये आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है, 108 से लेके 112। अब हमने डे 3 में पढ़ा था कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, पढ़ा था हमने, वो याद है आपको सोनलाल जी। चलिए, जो रनवे के आखिर में जो एंटेना लगा है, ये क्या करता है, एक स्प्लिट फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है इस तरीके से, डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी। किस तरीके से सोनलाल जी, डायरेक्शनल, है ना। ये आपका जो 90 हर्ट्ज का ये इस पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी आप ऑडियो कह सकते हैं इसको। कैरियर क्या है, इसके बीच में 108 से 112 ये कैरियर है, उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी होता है ना। और उसी तरीके से एक और स्प्लिट फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आपको राइट साइड में मिलता है, इसका 150 हर्ट्ज जो है, इसका क्या है, कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है। ओके, अब देखो, दो अलग अलग एंटेना लगे हैं, ये एक ही एंटेना नहीं है, दोनों ही एंटेना सेम कैरियर में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। सेम कैरियर यानी कैरियर, ब्लैक कलर को कैरियर मान लो, ये कैरियर कौन सा है, 108 से लेके 112, इसके अंदर क्या है, 90 हर्ट्ज एंड 150 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपका जहाज जो है, जहाज में सबसे पहले क्या लगा है, लोकलाइजर का एंटेना। कैसे दिखता है, वो टावल रखने वाला जैसे दिखता है ना, ऐसे, है ना, दिखाया था मैंने आपको। इस एंटेना से सप्लाई जाता है एक कंप्यूटर को, कंप्यूटर का नाम है MMR1। क्या नाम है कंप्यूटर का सोनलाल जी, MMR1 2 भी होता है ना हिमांशु, ये कंप्यूटर है, मल्टी मोड रिसीवर, दो होता है, MMR1 MMR2, है ना। इस एंटेना से जाता है सप्लाई MMR1 को। अब यहां से जाएगा सप्लाई कहाँ को, इंडिकेटर को। अब इंडिकेटर कैसा दिखता है, उसके अंदर सप्लाई कैसा रहता है देखता है। अब ये मान लीजिए एक कॉइल है सोनलाल जी, कॉइल ए, ये कॉइल जो है ये सेंसिटिव है कौन से सिग्नल को, 90 हर्ट्ज के सिग्नल को। एक और कॉइल बनाते हैं, अभी आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया होगा मुझे लगता है, क्यों सोनलाल जी, ये कॉइल बी है, ठीक है। ये किसको सेंसिटिव है, 150 हर्ट्ज को सेंसिटिव है। हमने क्या करना है, बीच में लगा देना है एक आयरन कोर, और एक क्या करेंगे, डंडी लगा देंगे, ये निडल, ठीक है, निडल लगा देंगे। इस निडल को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, इस निडल के साथ, ये जो ये निडल के साथ, ठीक है ना। इसके बैकग्राउंड में क्या है, कॉइल है, दोनों तरफ कॉइल ए कॉइल बी, कैसा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इस MMR से सप्लाई जाएगा कॉइल ए को इस तरीके से, कॉइल बी को, और दूसरा सप्लाई कॉइल ए को इस तरीके से जाएगा, ठीक है, कनेक्टेड हो गया। अब आपका जहाज मान लीजिए एकदम सेंटर लाइन में है, तो कौन सा सिग्नल 108 से जो कैरियर सिग्नल है कैप्चर हो रहा है, और ये दोनों जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इक्वली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सोनलाल जी, इक्वली मिल रहा है। ये कहाँ सेंस होगा, MMR में। अब करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, सेम वे, इस तरीके, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है, ये ऑपोजिट। फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना सोनलाल जी, हिमांशु, फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है, ठीक है। अभी आपका जहाज से सेंटर लाइन में है, रनवे के सेंटर लाइन में है, तो ये जो लोकलाइजर का एंटेना है इसको दोनों सिग्नल मिल रहा है, 90 हर्ट्ज वाला 150 हर्ट्ज वाला,
तो ये MMR1 में जाएगा, MMR देखेगा दोनों सिग्नल इक्वली आ रहा है, तो दोनों कॉइल में वोल्टेज कैसे जाएगा, इक्वल। तो क्या वो आयरन का जो कोर है बीच में वो मूव होगा, नहीं मूव होगा। अब मान लीजिए किसी वजह से आपका जहाज जो है थोड़ा खिसक के राइट में आ गया, कहाँ आ गया, रनवे से राइट में आ गया। अब मुझे बताइए कौन सा कॉइल का सिग्नल लीड करेगा सोनलाल जी, 1 लीड करेगा, तो आयरन कोर किधर मूव करेगा, सोनलाल जी, इसीलिए मैंने कहा था जो पिछला है उसको आप बॉक्स में बंद करके रखिए। अभी आपने राइट मूव करेगा बोला ना सोनलाल जी, अभी आपका जहाज किधर है, रनवे के राइट साइड में है, तो कौन सा कॉइल का सिग्नल आपको ज्यादा मिल रहा है, 150 हर्ट्ज वाला सिग्नल ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो MMR1 है इस चीज को कंपेयर कर लेगा ना, तो वोल्टेज राइट वाले को ज्यादा जाएगा। तो वोल्टेज अगर लीड करेगा राइट कॉइल का तो फोर्स किसका बढ़ जाएगा, और मूव किधर करेगा ये आयरन कोर, सोनलाल जी, लेफ्ट में मूव करेगा। लेफ्ट में मूव करके क्या बताता है ये, कि आपको बाएं जाना है, आप दाएं आ गए हैं, है ना। तो ये किस तरीके से होता है, ये देखिए आपका जहाज किधर है, रनवे के सेंटर लाइन से, हिमांशु लेफ्ट राइट क्या कर रहे हो, रनवे के सेंटर लाइन से किधर है, तो इंडिकेटर क्या बता रहा है, लेफ्ट की तरफ बता रहा है, लेफ्ट जाना है। तो जैसे आप लेफ्ट आएंगे फिर क्या होगा, दोनों कॉइल में बैलेंस हो जाएगा वोल्टेज, तो ये निडल सेंटर में आकर रुक जाएगा। अगर आप फिर बाएं तरफ चले गए तो निडल किधर जाएगा हिमांशु, अगर आपका जहाज लेफ्ट चला गया, अगर आपका जहाज यहाँ पे यहाँ नहीं है, ड्रिफ्ट होके लेफ्ट आ गया, तो निडल कहाँ जाएगा, राइट साइड। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जब मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा था, तो मैंने कहा था एक होता है फ्लाई फ्रॉम कमांड, एक होता है फ्लाई टू कमांड। अब मुझे बताइए ये ILS कौन सा कमांड देता है, फ्लाई टू कमांड देता है। ये आपका DGCA का क्वेश्चन है ना, ये आपका DGCA क्वेश्चन है मॉड्यूल का, कि ILS कौन सा कमांड देता है, फ्लाई फ्रॉम या फ्लाई टू। क्लियर है इतना सोनलाल जी, है ना। तो ये हो गया लोकलाइजर का बात। अब आते हैं किसका, ग्लाइड स्लोप का। ग्लाइड स्लोप का वर्किंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 329 से लेके 335 मेगाहर्ट्ज, है ना। अब इसमें क्या होता है, एंटेना कहाँ लगा होता है ग्लाइड स्लोप का सोनलाल जी, इधर टचडाउन पॉइंट के बगल में। हाँ, इसमें भी क्या होता है, एक कॉइल होता है जो वर्टिकली इस तरीके से स्प्लिट सिग्नल होता है, ठीक है, इस तरीके से, ये देख रहे हैं। और सेम कॉइल कैसे होगा, आपका वर्टिकल लगा होगा। एक कॉइल जो है 90 हर्ट्ज को सेंसिटिव है, दूसरा कॉइल किसको सेंसिटिव है, 150 हर्ट्ज को सेंसिटिव है, और बीच में लगा है आपका आयरन कोर। अगर आपका जहाज ऊपर चला जाता है ग्लाइड पाथ से, तो निडल क्या इंडिकेट करेगा, कैसे, कौन सा कॉइल में वोल्टेज बढ़ जाएगा, 90 हर्ट्ज वाले में, है ना। अगर आपका जहाज ग्लाइड पाथ से नीचे चला गया, ये जो डॉटेड लाइन है ये ग्लाइड एंगल है, ग्लाइड एंगल से नीचे चला गया, तो कौन से कॉइल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, 150 हर्ट्ज वाला वोल्टेज, तो निडल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये जहाज ग्लाइड पाथ से ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, नीचे जाने के लिए बोल रहा है। निडल आपको क्या इंडिकेट करता है, फ्लाई डाउन। क्लियर है इतना सोनलाल जी, हिमांशु, चलिए। तो ग्लाइड स्लोप क्या देता है, एलिवेशन गाइडेंस, एलिवेशन गाइडेंस, है कि नहीं,
चलिए अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसको कुल मिला के हम सम करेंगे। यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, एंटीना का लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पे होता है, मार्कर बीकन, है ना। अब इसको 3 डायमेंशनल अप्रोच नहीं कहते, 2 डायमेंशनल अप्रोच क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे आपको किसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ग्लाइड स्लोप का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लोकलाइजर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन जो है वो आपका लीनियर नहीं है, डिस्क्रीट है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशन लैंडिंग कहते हैं। ये भी डीजीसीए क्वेश्चन है कि 2 डायमेंशन लैंडिंग किसे कहते हैं, है ना। क्लियर है आईएलएस? कोई डाउट है हिमांशु आईएलएस में? समझ में आया सोनीलाल जी? चलिए एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं, व्हाट इज प्रिसीजन अप्रोच, ये डीजीसी वाला पूछता है। देखो कोई भी ऐसा अप्रोच जिसमें अगर आपको दोनों ही गाइडेंस मिल रहा है, कौन सा गाइडेंस आपको, लोकलाइजर वाला गाइडेंस यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल यानी लेटरल प्लस वर्टिकल, दोनों गाइडेंस मिल रहा है, तो उसे हम प्रिसीजन अप्रोच कहेंगे। क्या कहेंगे सोनीलाल जी? प्रिसीजन अप्रोच। नॉन प्रिसीजन अप्रोच किसे कहेंगे? अगर कोई भी एक मिसिंग है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन प्रिसीजन अप्रोच। क्लियर है ना सोनीलाल जी, समझो? चलिए तो नेक्स्ट आपका रहेगा एमएलएस। ये आज यहाँ पे कंक्लूड करें। सर एक पूछना था आपसे, वो रनवे का आपने बताया था ना, जैसे हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसकी, जैसे रनवे 09 है, हाँ, अपोजिट साइड वाला कैसे पता लगाना, वो सर एक बार बता दीजिए। देखो ऑपोजिट पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट होगा, राइट, है ना हिमांशु। अगर ये रनवे 09 है तो ऑपोजिट क्या करना है, उसमें 180 ऐड कर देना है, सिंपल। 270। अगर रनवे का डायरेक्शन 180 से ज्यादा है, मान लीजिए लिखा है रनवे 25 यानी 250 है रनवे 25, तो उसका ऑपोजिट कैसे निकालेंगे? 180 ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 360 डिग्री क्रॉस हो जाएगा। टोटल जो है हमारा 360 है, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो रनवे का ऑपोजिट रनवे है। अब जैसे कि मान लीजिए एटीसी ने कहा, आपको कहा है कि रनवे 31 पे जाओ टेक ऑफ के लिए, किसी वजह से आपका रनवे बदलना पड़ रहा है, ऑपोजिट रनवे पे जाना पड़ रहा है, तो ऑपोजिट रनवे कैसे निकालोगे? 18 माइनस कर दोगे, समझे आप? तो कितना आएगा? रनवे 13, बस सिंपल, ऑपोजिट। ओके क्लियर है इतना? ये एमएलएस हम कल कवर करेंगे।